नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज हम क्लास 12th जो हमारा है, इसमें जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, इसका हम सिलेबस ये देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, सेशन 2023 और 24 का है। चैप्टर हमारा फर्स्ट है, दो ध्रुवता का अंत। ठीक है, इसका हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में बताए जाएंगे, कराए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग होने वाला है। जो आपका एग्जाम होगा सीबीएसई बोर्ड का सन 2024 में, तब जितने भी क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इसमें से बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके सीबीएसई बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो मैंने आपको चैप्टर बताया, दो ध्रुवता का अंत, ये चैप्टर हमने वैसे ही करवा रखा है पूरा कंप्लीट। अगर आपने हमारे इस चैप्टर के कंप्लीट वीडियो को नहीं देखा है, तो आप पहले इस चैप्टर को पढ़ लें हमारे वीडियो में, और फिर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। अगर आप चैप्टर को पढ़ लोगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ईजी लगेंगे, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। ठीक है, दोनों का यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पहले इसमें देखेंगे। पहले मैं आपको बारी बारी करवाऊंगा, पहले शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर लॉन्ग करवाऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको शॉर्ट करवाता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखो, पॉलिटिकल साइंस जो है, इसमें आपके पास दो बुक है। एक है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरा है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क इतना ही है कि वो जो है वो विश्व लेवल का है, और ये जो है ये भारत के लेवल का है। ठीक है, और आप हमारे इस वीडियो को देख लो, जो हमारा चैप्टर का वीडियो है, और आपको सत्ता के नए केंद्र का पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पर, और जो पार्ट 2 है वो भी आज अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो हमारा NCERT स्टडी पॉइंट है, इस पर जो लॉन्ग क्वेश्चन कराए जाते हैं और जो शॉर्ट कराए जाते हैं, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, ये शॉर्ट है और लॉन्ग है। ठीक है, तो ये हम करवाते हैं इस माध्यम से। ठीक है, यानी इसमें हम करवाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं इसको, मतलब एक तरह से लंबा वीडियो जाता है ये। लेकिन जो हम शॉर्ट क्वेश्चन करवाते हैं, जो शॉर्ट वीडियो होता है ना हमारा, ठीक है, हमारा जो शॉर्ट वीडियो होता है उसमें इसका MCQ क्वेश्चन कराया जाता है। जैसे मान लो आपका जो पहला चैप्टर है, दो ध्रुवता का अंत, इसके जितने भी MCQ क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको शॉर्ट जो हमारा वीडियो उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी MCQ क्वेश्चन चाहिए किसी भी चैप्टर का, तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं, उसमें करवाया गया बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहले हम 2 अंक वाले पर्सन की बात करेंगे। यानी 2 अंक वाले पर्सन जो है वो ज़्यादा बड़े तो नहीं होते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है। जिसमें आपसे ये पूछ ले कि शॉक थेरेपी क्या है, सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ के विघटन के बाद अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए किसको अपनाया गया, अरब स्प्रिंग क्या है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है, द्वितीय खाड़ी युद्ध क्या है, 9/11 की घटना क्या है, किसी इन घटने के 2 विशेषताओं का वर्णन करें, 2 नुकसान का वर्णन करें। ठीक है, 2 अंक में ये बनते हैं कि उनसे जुड़ी हुई कोई 2 जानकारी आपसे ले लेगा, उसी को 2 अंक वाले क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपके इस साल आ सकते हैं, ठीक है, ये रिपीट भी होते हैं। देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, यानी शॉक थेरेपी क्या है। तो आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो चैप्टर का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो शॉक थेरेपी है वो एक पूंजीवादी मॉडल था, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए अपनाया गया था। लेकिन शॉक थेरेपी का परिणाम बहुत ही उल्टा हुआ। जो हमारी निजी फैक्ट्रियां थी वो औने पौने दामों में जो है बेच दी गई। 90% उद्योग जो है वो बहुत ही फालतू निजी कर्मचारियों यानी निजी जो खरीदार है उनको बेच दिए गए। ठीक है, बहुत नुकसान हुआ। ये शॉक थेरेपी का नुकसान था। ठीक है, अब अगला आपका क्वेश्चन है, सोवियत संघ
से अलग हुए किन्हीं दो मध्य एशियाई देशों के नाम बताइए। ठीक है, ये मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। तजाकिस्तान में हुआ गृह युद्ध कितने वर्षों तक चलता रहा और यह गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। ठीक है, तो आपको मैं आंसर बताता हूं। देखो, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है? शॉक थेरेपी क्या है? तो देखो, आहत पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का काम है आहत पहुंचाएगा और उपचार करेगा, यही है शॉक थेरेपी का उद्देश्य। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का विशेष आर्थिक मॉडल है ये शॉक थेरेपी। ठीक है, यानी कुछ नहीं है, शॉक थेरेपी आप लिख देना कि एक पूंजीवादी मॉडल है जिसका उद्देश्य था आहत पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, अर्थव्यवस्था का सुधार करना, बस उसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। समझ रहे हो? ये अगला आपका क्वेश्चन था कि सोवियत संघ से अलग हुए किन्हीं दो मध्य एशियाई देशों के नाम बताइए। तो दो देश अलग हुए थे, आपको पूरा पता होगा। पहला तजाकिस्तान खुद था और दूसरा कजाकिस्तान था। ठीक है, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान ये दो थे जो अलग हो गए थे। ठीक है, और आपका अगला क्वेश्चन था कि तजाकिस्तान में हुआ गृह युद्ध कितने वर्षों तक चलता रहा और गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो आपको पता है 10 वर्षों तक चला और सन 2001 में ये जो गृह युद्ध था ये समाप्त हो गया, है ना। तो आप इन 3 क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, याद कर लो, समझ लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, इसको आप ध्यान रखो। ये जो है बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं सन 2024 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो आपका 2 अंक वाला प्रश्न था, इसी के आगे का जो है वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल किसे और क्यों कहते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल शॉक थेरेपी को कहा जाता है। ठीक है, शॉक थेरेपी के 2 परिणाम क्या थे आपको पता ही होने पर दाम बेच दिया गया। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने कार्यकाल के दौरान किन 2 मुद्दों पर अधिक जोर दिया। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आगे बताता हूं आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और जो आपका ये जो छठा है, 1 मिनट, आपका जो छठा क्वेश्चन था कि इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कौन है और किस उसको क्यों ग्रास सेल कहा जाता है। देखो, तो आपका जो आंसर है वो है शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाने के बाद रूस के 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया। यह कंपनी जो है ये ओनोपोनो दामों में बेचा गया था। ओनोपोनो का दाम क्या होता है? देखो, मान लो किसी चीज का दाम 1000, उसको 5 रुपए में बेच दिया गया, तो इसी को तो कहते हैं ओनोपोनो के दाम में बेचना। तो यही इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल है, समझ रहे हो। यानी इतने बड़े उद्योग को इतने कम दामों में बेच दिया गया, ये तो बहुत बड़ा इतिहास कायम हो गया। आप ही सोचो, इतने महंगे उद्योग को इतने कम दामों में बेच दिया गया, तो ये कितना नुकसानदायक चीज था, सोचो आप। इसलिए इसको नाम ही दे दिया गया सबसे बड़ी ग्रास सेल, इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या था। अगला क्वेश्चन आपका था कि शॉक थेरेपी के 2 परिणामों को बताओ। ठीक है, तो आपका जो शॉक थेरेपी था उसके 2 परिणाम क्या थे। देखो, पहला परिणाम आपका था रूस मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट हो गई। रूसी जो मुद्रा थी, आपको मैंने बताया था, आप हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन देखोगे शॉर्ट वाले वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रूसी मुद्रा जो था, रूस की मुद्रा का नाम था रूबल, उसके मूल्य में गिरावट आ गया। ठीक है, दूसरा आपका था पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में चरमरा गए, मतलब पूरे क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से डगमगा गई, हिल गई। ठीक है, नुकसान हो गया। ये था इसका परिणाम शॉक थेरेपी का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा था। अगला था कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने कार्यकाल के दौरान किन 2 मुद्दों पे अधिक जोर दिया। तो राष्ट्रपति थे हमारे, उन्होंने पहले तो जोर दिया, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया उन्होंने। ठीक है, दूसरा जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर जोर दिया। विश्व व्यापार यानी जो विश्व लेवल पे जो व्यापार होता है उसके नरम मुद्दों पर बहुत ज्यादा जोर दिया, बहुत ध्यान दिया उन व्यापार के तरीकों पे। ठीक है, तो ये 2 मुद्दों थे जिन पे जो हमारे बिल क्लिंटन थे राष्ट्रपति, उन्होंने ध्यान दिया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट, आपका अगला क्वेश्चन था कि प्रथम खाड़ी युद्ध किन 2 पक्षों के बीच हुआ। तो आपको बिल्कुल पता होगा जो प्रथम खाड़ी युद्ध था वो जो है इराक और अमेरिका द्वारा निर्देशित 40 देशों की सेना के बीच हुआ था। ठीक है, ये था
इन दोनों के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। आपका जो अगला क्वेश्चन है 9/11 की घटना से आपके विचार में अमेरिकी सोच में क्या बदलाव आए। देखो 9/11 की जो घटना थी आतंकवाद को विश्वव्यापी घटना अर्थात अंतरराष्ट्रीय समस्या माना, बहुत अंतरराष्ट्रीय समस्या इसको माना गया 9/11 की घटना को। ठीक है, ये सभी मैंने आपको चैप्टर में करा रखे हैं, यहाँ पे भी आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, आप लिख लेना साथ के साथ ताकि आपको सब कुछ ध्यान रहे, याद रहे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन था, एक मिनट, आपका अगला क्वेश्चन था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। देखो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो था ये इराक में चलाया गया था। ठीक है, इसलिए इसे इराकी फ्रीडम कहा जाता है। ठीक है, इराक पर किए गए हमले का वास्तविक मकसद क्या था। तो देखो एक मिनट, आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखो इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना ही इराकी फ्रीडम का उद्देश्य था। इराकी फ्रीडम का और उद्देश्य था कि इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना। इराक में जो है अमेरिका की जो मनपसंद सरकार जो है वो इराक में चले, यही इराकी फ्रीडम का काम था, उद्देश्य था। ठीक है, तो ये थे आपके 2 अंक वाले प्रश्न। तो आपको मैं आशा करता हूं 2 अंक वाले प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप नोट डाउन करते रहो साथ के साथ। ठीक है, आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथ के साथ, और बेल आइकन पे क्लिक कर दो और वीडियो लाइक कर दो। ठीक है, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। तो हमारा अगला प्रश्न है 4 अंक वाले प्रश्न। ठीक है, ये इसमें आपको मैं बताऊंगा। ये जो आपका क्वेश्चन है सोवियत संघ, एक मिनट, सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम। मैं आपको कह रहा हूं ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको लिख लो, याद कर लो। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। ये पिछले साल यानी अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ है 12th क्लास का, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पूरा यूं का यूं आ रखा है। आप इसको नोट डाउन कर लो, लिख लो, याद कर लो। ठीक है, अगला अब ये क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता रहा हूं, आगे चलते हैं। तो आप इन सब क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन था सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम। तो हम कारण बताएंगे, किसी कारण क्या थे, यानी कारण भी बताऊंगा मैं आपको, परिणाम भी थोड़ा बताऊंगा। ठीक है, तो पहला तो था तानाशाही, यानी सोवियत संघ में साम्यवादी तानाशाही शासन था, इसलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ में जो अर्थव्यवस्था थी वो गिर रही थी, डगमगा रही थी। ठीक है, तो ये भी प्रमुख कारण है सोवियत संघ के विघटन का। तीसरा जो आपका है अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा, सोवियत संघ का अन्य देशों के साथ जो है मुकाबला चलता है, इसलिए जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट है वो है नौकरशाही का बोलाबाला, यानी नौकरशाही का शिकंजा वो है सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था के तहत, उसके अंदर जो है नौकरशाही जो शिकंजा है उसके यहाँ है, तानाशाही शासन है। ये सभी जो है ये सभी कारण है। और एक कारण और है कि सेना की कमी, जो सोवियत संघ था उसमें सेना की थोड़ी कमी थी, इसलिए उसका जो विघटन हो गया सन 1991 में। ठीक है, इसलिए उसका विघटन हो गया। ये सभी कारण जो है ना वो अमेरिका को विघटन की ओर दर्शाते हैं, यानी विघटन जो हुआ है इन्हीं सब कारणों की वजह से हुआ है। कारण और भी हो सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ मुख्य कारण लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या क्वेश्चन है, आगे आपका क्वेश्चन है कि साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बीच जो है अंतर क्या है। देखो ये आप मानो, देखो ये जो है हमारा सोवियत संघ है, ये हमारा अमेरिका है। अब इस अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी है, इन दोनों के बीच का अंतर बताऊंगा मैं आपको। तो देखो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो राज्य द्वारा पूर्ण रूपेण नियंत्रित, यानी राज्य जो है पूरा नियंत्रित रखती है सोवियत संघ में। ठीक है, लेकिन अमेरिका में जो है नहीं रखती, हस्तक्षेप ही नहीं करती राज्य किसी में। ठीक है, ये मैं अंतर बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन भी पूछ रहा है अंतर बताओ, तो मैं अंतर बता रहा हूं। ठीक है, और जो आपका दूसरा पॉइंट है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, योजना के तहत अर्थव्यवस्था चलाओ, यहां पे लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है। और यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं, यहाँ जो है पूंजी का कोई अस्तित्व नहीं है व्यक्ति का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूंजी का है, महत्व है, ये अंतर है। समाजवादी आदर्शों पे प्रेरित है ये, लेकिन ये पूंजीवादी आदर्शों पे प्रेरित है। ठीक है, और जो आपका पांचवा है उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है अपना हुक्म, अपना वर्चस्व, लेकिन यहाँ पे इसका पूरा उल्टा है। तो ये सब थे इन दोनों के बीच अंतर, समझ रहे हो, ये है अंतर। और आपको मैं कहता हूं ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है
ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेरे को उम्मीद है कि इस बार भी आपको ये पूछा जाएगा। अब इसको नोट डाउन कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, लिख लो। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, गोर्बाचेव तो रोग का निदान ठीक कर रहे थे, लेकिन सुधारों का प्रयास भी ठीक था, फिर भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हो गया। देखो, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, उन्होंने लोगों के आक्रोश को कम करने व अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रासंगिक जो हमारा जो है ढांचे में ढील देने का निश्चय किया, परंतु व्यवस्था में ढील देते ही नागरिकों की अपेक्षाओं का ज्वार उबड़ पड़ा, ठीक है, जिस पर काबू पाना कठिन हो गया। कुछ आलोचकों के अनुसार गोर्बाचेव जो थे वो कार्य पद्धति तीव्र नहीं थे, यानी वो सही से कार्य नहीं कर रहे थे, ठीक है। एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चखने के बाद जनता ने साम्यवाद की ओर लौटने से इनकार कर दिया, समझ रहे हो। तो ये है प्रमुख कारण, ठीक है। आप, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हो गए, यानी भारत जैसा जो देश है, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो भारत देश पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। देखो, तो प्रभाव क्या पड़ा, भारत जैसे विशाल विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हो गए। सोवियत संघ का विघटन तो हो गया, लेकिन विघटन का जो असर है वो भारत पे क्या पड़ा, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट है, विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका को हस्तक्षेप का अधिक अवसर मिला। अमेरिका जो है हमारी राजनीति में हस्तक्षेप कर सकती है, यानी उतर सकती है, निजी मामलों में आ सकती है, ठीक है, ये है। दूसरा हमारा पॉइंट है, कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का। जो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी था उस खत्म हो गया, उसको धक्का लग गया बहुत तगड़ा, समझ रहे हो, ये। तीसरा पॉइंट हमारा है, विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व, जैसे IMF, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। तो ये है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत व अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा मिल गई। ये सभी फायदे हो गए सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत के अंदर, भारत की राजनीति में, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन था कि क्या शॉक थेरेपी समाजवाद से पूंजीवाद को और परिवर्तन का सबसे बेहतर तरीका था। तर्क दीजिए, अपने विचार लिखिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। परिवर्तन तुरंत किए जाने की अपेक्षा धीरे धीरे होने चाहिए थी, लेकिन यहाँ तेजी से किया गया। वहाँ की परिस्थितियाँ जो थी वो अचानक आहत सहन करने की नहीं थी, यानी जो ये इतना बड़ा कष्ट था, ये वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी वो सहन नहीं कर पा रही थी, इतनी सारी जो कष्ट थी उनको, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी जो हमारा इंपॉर्टेंट CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद है कि 6 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे पॉलिटिकल साइंस में, 6 अंक के हम प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि CBSE बोर्ड के लिए होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपके ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं इसमें बताऊं तो आपका जो 5वां है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल आ चुका है पेपर में। और जो आपका तीसरा जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक लगा लो। बस ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी 3 जो है ये भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना ये दोनों को चांस है आने का उतना इन तीनों का नहीं है, ठीक है। इसलिए आप इन पे ज़्यादा फोकस करो। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो 1 मिनट आपका जो क्वेश्चन था, देखो ये जो आपका क्वेश्चन है, 1 मिनट, आपका जो क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदल लेनी चाहिए तथा रूप जैसे परंपरागत मित्र की जगह अमेरिका से दोस्ती करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसका जवाब होगा हाँ, ठीक है। मैं आपको अपने विचार के अनुसार बताता हूँ। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिका जो है वो एकमात्र महाशक्ति बन गई, विश्व एक ध्रुवीय हो गया। तब भारत को अमेरिका के साथ दोस्ती करनी चाहिए
और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार करना चाहिए। और अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा सुधार है। आपस में दोस्ती होनी चाहिए। विदेश नीति जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन दोनों की विदेश नीति पे सुधार होनी चाहिए। ये सभी होने चाहिए, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय हो गया, तो भारत को अमेरिका के साथ हाथ मिलाना चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको आंसर देना चाहिए कि हाँ, मिलाना चाहिए। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए? बहुत हो गया, विश्व एक ध्रुवीय हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। ठीक है। और जो एक महाशक्ति का अंत हो गया, एकमात्र महाशक्ति बच गई। ठीक है। जो हमारे 15 गणराज्य थे वो आज़ाद हो गए। ठीक है। ये सब थे परिणाम सोवियत संघ के विघटन के। पूर्व सोवियत संघ के मैं आपको अपने मन से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आप हर क्वेश्चन का जवाब दे दोगे, लेकिन अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तो आपको हर छोटा छोटा क्वेश्चन भी बहुत हार्ड लगेगा। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ईजी है, हार्ड इसमें कुछ नहीं है। अगर आप चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगेंगे, यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। इसलिए आप चैप्टर को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एक बार वीडियो में समझना है तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो और पढ़ के समझो। ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों में संघर्ष व तनाव की स्थिति थी। अब इसमें जो संघर्ष तनाव है ना, ये आपका टॉपिक है, ये मैंने आपको करा रखा है, आप इसको जरूर देखें। ठीक है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस चैप्टर को पढ़ लें हमारे वीडियो से। ठीक है। वो वीडियो जो है 1 घंटे का होगा, तो आप समय मत देखें, आप सिर्फ अंदर के कंटेंट जो है, पढ़ाने का तरीका जो है वो आप देखें। ठीक है। 1 घंटे कुछ सेकंड का है, आप देख लें। ठीक है। तो ये जो है ये कहता है कि सोवियत संघ के गणराज्यों में संघर्ष व तनाव की स्थिति बनी रहती थी। क्यों? अपने विचार बताओ, क्यों बनी रहती थी? मान लो सोवियत संघ 15 गणराज्यों से बना हुआ था। ठीक है। 1 मिनट इसको मिटाता हूँ। सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, आप सभी को पता है। तो जब सोवियत संघ का अंत हो गया तो ये 15 गणराज्य आजाद हो गए। तो ये जो आपस में जो 15 गणराज्य हैं, इनका आपस में ही तनावपूर्ण स्थिति है। क्यों है? पता है क्यों है? देखो, जब सोवियत संघ का अंत हुआ ये सब आजाद हो गए, पहले ये सब एक थे। अब ये बोलते हैं कि मेरी अर्थव्यवस्था कमजोर है, ये कहते हैं हमारी कमजोर है, ये कहते हैं कि हमें ज़्यादा शासन मिलना चाहिए, हमें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, हमें ज़्यादा हथियार मिलने चाहिए। इसी सब चक्कर में इन दोनों के बीच, इन 15 गणराज्यों के बीच, इन 15 देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल था, बहुत, कम से कम 10-15 साल तक। ठीक है। ये थे। रूस जो है वो प्रमुख था सोवियत संघ में। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, यानी दूसरा विश्व युद्ध जो चल रहा था उसके समय सोवियत संघ के विश्व शक्ति बनने के किन्हीं 6 कारणों को बताइए। यानी आप समझो, जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था सन 1939 से 45, तब जो सोवियत संघ था वो मित्र राष्ट्र में शामिल था। ये मैंने आपको बताया था। देखो, दूसरा विश्व युद्ध जो है वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था। तो मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ ये भी शामिल थे। तो अमेरिका जो है और सोवियत संघ जो है, तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बन के तैयार तो हो गया था, दूसरे विश्व युद्ध में जो है तो रेडी था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो जो है एक महाशक्ति क्यों बन गया? ऐसा कारण क्या है? तो कारण पता है क्या है? कारण ये है कि जो सोवियत संघ जो था उसमें जो गणराज्य थे वो 15 थे, जिन्होंने एक साथ मिलकर एक महाशक्ति का रूप ले लिया। ठीक है। वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत हाई थी। ठीक है। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, इसलिए वो जो है एक महाशक्ति का रूप ले चुके थे। ठीक है। आप ही सोचो, जब एक देश के पास इतना सब कुछ होगा तो क्या वो एक महाशक्ति नहीं बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा। तो इसी प्रकार जो है सोवियत संघ एक महाशक्ति बन गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरब देशों में लोकतंत्र किस प्रकार स्थापित हुआ? वर्णन किए। देखो, अरब स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना, तो अरब के देशों में लोकतंत्र का उछलना ही अरब स्प्रिंग कहलाता है। ठीक है। तो अरब के देशों में लोकतंत्र बहुत ही तेजी से फैला, बहुत ही तेजी से फैला। ठीक है। इसी को अरब स्प्रिंग कहा गया है। ठीक है। अरब स्प्रिंग जो है उसमें एक चीज यही है कि अरब में क्रांति भी हुई थी, ये मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ चैप्टर में, आप चैप्टर को देख लें। ठीक है। तो अरब के देशों में लोकतंत्र का फैलाव, लोकतंत्र बढ़ना, उसी को अरब स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको 6 अंक वाले क्वेश्चन भी बता दिए। आपको मैंने ये बता दिया कि हमारा जो शॉर्ट वीडियो होता है उसमें मैं चैप्टर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए वो करवाता हूँ, लेकिन जो हमारा लॉन्ग वीडियो होता है उसमें मैं आपको एमसीक्यू नहीं करवाता, उसमें आपको मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ, मैप करवाता हूँ, कार्टून करवाता हूँ
और जो आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 8 मार्क्स के, ये सब आपको मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। और हमारा कम्युनिटी सेक्शन जो है उसमें आपको हमारा फोटो एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो प्ले लिस्ट है वो बना हुआ है, आप वहाँ पे समझ सकते हैं, देख सकते हैं हर चीज़। ठीक है, तो हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट और हमारे चैनल का लोगो ये है। ठीक है, ये देखो ये है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों में भी, ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके और लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से पता चल सके। ठीक है, ताकि उनका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए। और कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैंने आपको वैसे अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम को बता ही दिया है, आप वहाँ पर पूछ सकते हो, लेकिन फिर भी आप मुझे यहाँ पर भी पूछ सकते हो। जो हमारा इंस्टाग्राम है और ये जो हमारा कमेंट सेक्शन है, यहाँ पे भी आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप हमें पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, सभी रास्ते आपके लिए खुले हैं, बस आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपको मैं समकालीन जो हमारा समकालीन दक्षिण एशिया जो चैप्टर है हमारा 3rd, ये मैं आपको करवाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल पे जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। ठीक है, जल्दी आपके जो आपका हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिजिकल, ज्योग्राफी जो है, ये सभी के कोर्स आपको इस चैनल पर करवा दिए जाएंगे आसान से आसान भाषा में। ठीक है, तो तब तक के लिए वॉचिंग सभी को जय हिंद, जय भारत।